प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं, इस नए युग का नया आह्वान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं, नई पहचान हूँ मैं। अनन्या 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 अनन्या। बगिया की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं रंग बिरंगे महकते फूल, जिनसे पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है, तन मन में स्फूर्ति भर देता है। परिवार रूपी बगिया में भी जब एक फूल की तरह बच्चे का आगमन होता है, तब उसकी किलकारियों की महक, बाल सुलभ क्रीड़ाओं के रंग घर आंगन को खुशियों से सराबोर कर देते हैं। मगर कुछ परिवार अपने आंगन में खिले फूल की छटा देखने के लिए सिर्फ तरस कर रह जाते हैं। ऐसे ही कई निराश परिवारों के जीवन में खुशियों की सौगात लाने का श्रेय जाता है भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी को सफलतापूर्वक जन्म दिलवाने वाली डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को। अनन्या के आज के अंक में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं रविराज प्रणामी। निसंतान जो दंपतियां रही हैं, जिनके घर में आपने किलकारियां गुंजाई हैं, तो यह आंकड़ा आज की तारीख में कहां तक पहुंच गया है? अगर आप मुझसे एग्जैक्ट नंबर पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगी 1800 से ज़्यादा है। कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे जानकारी के लोग मुझे गंधारी करके पुकारते हैं। मैं कहता हूँ ऊपर ना देखती हो तो अच्छा है, उसके तो 100 थे, मेरे तो 1800 हैं। आपके नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ज़्यादा मायनों में आपका नाम जो जाना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो पहली इंडिया की टेस्ट ट्यूब ऑफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी जो है। लेकिन हम जो आपके बारे में पढ़ते रहे हैं या जानते रहे हैं, वो भी जानते हैं कि कई मामलों में आप प्रथम हैं। ना सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी, बल्कि जो गिफ्ट बेबी जिसको बोलते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र बेबी, या फिर इसके अलावा भी जो oocyte डोनेशंस वगैरह की वजह से जो बच्चे हुए, वो भी सबसे पहला आपने प्रयोग किया था, जिसको हम एग डोनेशन भी कहते हैं। और फिर 60 के आसपास की एज जब मान लिया जाता है कि ख़त्म उम्र होती है, उसके बाद से फिर संन्यास शुरू हो जाता है, और वहाँ पर भी आपने कई महिलाओं में उनके भी सुनी गोद को आपने हरी किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन सब के बीच में सबसे पहले तो अंतर हम समझ लें, ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रक्रिया या पद्धति है, ये बहुत ही सिंपल है कि जो स्त्री बीज और शुक्राणु, इन दोनों का मिलन होता है फेलोपियन ट्यूब में। ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बीज कोश और गर्भाशय को जोड़ती है। यहाँ पर स्पर्म यानी कि शुक्राणु ऊपर आते हैं और बीज कोश से बाहर निकल के ट्यूब में आ जाता है। वहाँ पर उनका मिलन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो तैयार होता है, वो वापस गर्भाशय में आके चिपक जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि जो प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, वो बदन के बाहर करा के एम्ब्रियो तैयार करके
वापस गर्भाशय में डाल देना है। इसका मतलब है ये एक डाइवर्जेंट है। जैसे आप कोई रास्ता बंद हो तो एक पगडंडी से वापस आप अपने घर में जाते, तो ये पगडंडी जैसा ही रास्ता है। ये तो या तो आप टेस्ट ट्यूब में करिए जिसे परीक्षा नली कहते हैं, या तो एक पेटी डिश होती है उसमें कराइए और उसके बाद वो अंदर गर्भाशय में डाल दीजिए। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि 3 या 4 दिन अपनी लाइफ के वो एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब में रहता है, उसके बाद तो गर्भाशय में ही बढ़ता है और 9 महीने के बाद जो डिलीवरी होती है वैसे ही होती है जैसे किसी स्त्री को नॉर्मल बच्चा हुआ हो। जैसे कि ये ट्यूब में होता है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वही एम्ब्रियो अगर आप फेलोपियन ट्यूब में डालो, अगर वो फेलोपियन ट्यूब अच्छी, हेल्दी और खुली हो तो उसको कहते हैं गिफ्ट। अगर जिस औरत को बीज कोश ना हो या उसका बीज अच्छा ना हो या उसमें कोई डिफेक्ट होने के चांसेस हैं, तो वो स्त्री बीज किसी और स्त्री का लेके अपने हस्बैंड के स्पर्म से या अपने पति के शुक्राणु से फर्टिलाइज करा के वापस जब वो गर्भाशय में डालती है, उसको कहते हैं एग डोनेशन। अभी इसके बाद वो दोनों का मिलन दोनों मिक्स करने के लिए हो या एक एक स्पर्म लेके एग के अंदर आप इंजेक्ट करो, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म है ICSI। वो डिफरेंट पद्धति जो लेबोरेटरी में हम करते हैं। अगर आपने बाहर फर्टिलाइज डिफरेंट पद्धति से कराया तो उसका नाम चेंज हो जाता है, जैसे मैंने ICSI कहा। और अगर किसी स्त्री को गर्भाशय ही ना हो या उसके गर्भाशय में बच्चा पकड़ने की ताकत ही ना हो या उसका बहुत छोटा हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो या कोई ऑपरेशन की वजह उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो किसी और स्त्री का गर्भाशय भी ले सकती है, जिसे हम सरोगेट कहते हैं। डॉक्टर हिंदुजा, IVF, IUI, OE या जो आपने ICSI या लेज़र असिस्टेड हैचिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एंडोलॉजिकल वर्क्स या X और Y स्पर्टो क्रोमोसोम या क्रायो प्रिजर्वेशन या टिसा, मैसा, जिफ, थर्मल बलून थेरेपी या एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब चीज़ें, फिर आपने जैसे कि अभी भी बताया सरोगेट मदरहुड, और आखिर में बचता है वो है अडॉप्शन। इन तमाम सारी सुविधाओं के बाद भी निसंतान रहने की कोई वजह बचती है? देखिए, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ऊपर वाले की इच्छा। आप जितना जी चाहे उतना काम कर लो, अगर उसकी इच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा काम तो सिर्फ कुछ लिमिट तक ही होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि वो एम्ब्रियो हम यूट्रस में डालते हैं या गर्भाशय में डालते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कोई यूट्रस में जाने के बाद वो उधर इम्प्लांट होगा, यानी कि वो चिपक के बैठेगा और 9 महीने तक बढ़ेगा। ये सिर्फ पद्धति होती है, लेकिन उसका सक्सेस या उसकी सफलता वो ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं ये तो कहूँगी कि आप कुछ भी करो, अगर किसी भी निसंतान दंपति में बच्चे होने की अगर उनमें नसीब में नहीं है, तो हम उनका नसीब नहीं चेंज कर सकते। वो उसने चाबी अपने पास ही रखी है। अगर वो चाबी हमारे पास मिल जाए तो शायद हम ही भगवान हो जाए, और वो तो शायद होगा ही नहीं। लेकिन जो अभी आपने कहा ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो निसंतान लोगों के बीच में आती है। जो काफ़ी चीज़ें हैं वो कुछ और ट्रीटमेंट ही है गर्भाशय। जैसे कि आपने कहा IUI, ये IUI बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि पति के शुक्राणु लेके वॉश करके डायरेक्टली गर्भाशय में डाल देते हैं। उसमें स्त्री बीज को हाथ लगाते ही नहीं हैं। ये बहुत ही सिंपल और बिगनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट होती है कि और कुछ आगे जाने के पहले IUI। आपने कहा लेज़र हैचिंग, ये जो बीज होता है उसको कवच होता है। जैसे आपने कोई भी अंडा देखा होगा, उसको बाहर का कवच होता है। वो कवच जब फूटेगा उसमें से ही एम्ब्रियो बाहर आएगा, जो जाके गर्भाशय पे जाके इम्प्लांट होगा या चिपक जाएगा। उसको सिर्फ क्रैक कर देते हैं लेज़र से या मैकेनिकल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्रैक करके जैसे कि अपने आप वो कवच टूट जाए और उसमें से एम्ब्रियो निकल जाए। और लेज़र हैचिंग उसी की एक पद्धति है। बाकी ये जो बलून जो आपने कहा ना, ये तो किसी स्त्री को अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो, यानी कि माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होता, तो उसकी ट्रीटमेंट है। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि किसी भी दंपति को थोड़ी सी हेल्प करके उसको प्रेगनेंसी या उसको गर्भ धारण करने की
हेल्प करें, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें ये सब IVF, गिफ्ट, जिफ्ट ये जो आता है वो है। ये जिफ्ट भी बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना कि एम्ब्रियो जब हम गर्भाशय में डालते हैं तो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। ये जिफ्ट होता है कि जाइगोट फलोपियन ट्यूब में डाल, कहाँ डालिए उसके ऊपर इसके नाम आए हैं। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, अपने बदन के बाहर फर्टिलाइजेशन को IVF कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि एम्ब्रियो वापस आप गर्भाशय में, ये सबसे पहले यानी कि सेंटर बिंदु। बाकी की जो पद्धति आई वो वहाँ से शुरू हुई। आप गर्भाशय में डालो या तो आप फैलोपियन ट्यूब में डालो, आप फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके करिए या स्पर्म इंजेक्ट करके करिए, वो किसी और का एग हो या किसी और का स्पर्म हो या किसी और के गर्भाशय में डालिए। सेंटर का बिंदु जो कहते हैं हम, वो IVF है, बाकी उसके ऑफशूट्स है। हमारे जो श्रोता डॉक्टर हिंदुजा को सुन रहे हैं वो एक बात से तो मतलब वाकिफ़ हो गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा आस्तिक हैं और ईश्वर में आस्था रखती हैं। और इतनी बड़ी, इतनी महान चिकित्सक होने के बाद भी अगर ये बात है तो हमारे जो श्रोता हैं, जो आज के ज़माने में विज्ञान की तरक्की को देख के बोलते हैं कि विज्ञान इन आस्थाओं को पीछे छोड़ता है, तो उन लोगों को बहुत बल मिलेगा। इस प्रोफेशन में आप इत्तेफाकन आई या पहले से ही डिटरमिन थी कि इस फील्ड में ही आना है? आपने शादी नहीं की, ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक प्रकार से अपने प्रोफेशन के साथ शादी की है। ये तो आपके कहने का अंदाज़ है। इसके पहले मैं थोड़ा आपका जो पहला वाक्य था ना, उसके ऊपर लेना चाहूँगी। मैं इस भगवान के रूल को बहुत मानती हूँ। मैं क्यों मानती हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि अगर हमने 100 पेशेंट लिए, सभी 100 पेशेंट में हमने 3-3 एम्ब्रियोज अंदर डाले, इसका मतलब है 3 या 4 दिन का बच्चा ही समझिए ना, अंदर डाले। अंदर जाके वो चिपक के रहना चाहिए और बच्चा बढ़ना चाहिए, लेकिन इनकी सफलता सिर्फ 40% लोगों में ही पाई जाती है। क्यों? बाकी के 60 में बच्चा क्यों नहीं होता है? अगर मैं सब में वैसे ही एम्ब्रियो डाले हैं, सभी का गर्भाशय मैंने उसी तरह ही तैयार किया है, फिर ऑल 100 पेशेंट्स या 100 के 100 पेशेंट में प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है? तो आप तो बताएंगे ना कि अगर मेरे प्रयत्न वही हैं, कपल का प्रयत्न भी वही है, वही ट्रीटमेंट की है, एक को प्रेगनेंसी हुई एक को नहीं हुई, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ है अपने हाथ में वक्त? निश्चित तौर पर इसका मतलब हर सर्जरी के बाद आप ऊपर वाले से दुआ भी मांगती होंगी कि ये वहाँ चिपका रहे और ये फर्टाइल होकर निकले बाहर। उसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बचपन से ही अपने काम में मस्त थी और मेरी एक आदत थी पहले से ही कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ही रेयर मिले उसको मैं पहले पकड़ती थी। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, और अगर आपको मेडिसिन में जाना है तो आपको तो ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज में कौन सा सब्जेक्ट देता है? मैथ्स। तो अगर मैंने मैथ्स लिया तो ही मुझे अच्छा परसेंटेज मिलेगा और उसके बाद ही मुझे मेडिसिन में जाने के चांस मिलेगा। तो मैंने नॉर्मल मैथ्स नहीं लिया, हायर मैथ्स लिया, और आता वाता तो कुछ नहीं था। फिर भी इतना प्रयत्न करके मेरे को 95 आउट ऑफ 100 मैथ्स में मिला। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसको पहले सॉल्व करो। तो मुझे पहले से ही ये थोड़ी सी आदत है कि जो बाकी लोग नहीं लेना चाहेंगे मैं लेना चाहूँगी। तो इसी तरह से मुझे डॉक्टर तो पहले से ही बनना था, तभी तो शायद ये शादी करना, ये करना, वो तो मुझे ध्यान में भी नहीं था। उसके बाद पता चला कि लगता है ऐसे कि मेरी लाइफ उस तरफ से ज़्यादा साइंस में ज़्यादा है। घर वालों का साथ था, खुद की प्रेरणा थी, इच्छाएं थी, प्रयत्न किया और आ गए यहाँ तक। आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था? जी नहीं, मैं ही एक डॉक्टर हूँ। मेरे बड़े फैमिली में हम 8 भाई बहन हैं और मैं ही सिर्फ डॉक्टर हूँ और सबसे छोटी। ये गायनिकी में भी आपका आने का शुरू से था कि यही फील्ड में आप आएंगी? जी नहीं, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट तो बनना ही नहीं था, मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना था, बच्चों के डॉक्टर बनना था। ऐसे लगता था कि जो बच्चा अपने मुँह से कह नहीं सकता है कि मुझे क्या हो रहा है, वो जानना और उसकी चिकित्सा करना और उससे अच्छा करना इस बड़ा चैलेंज है। अब मुझे कहो मुझे पेट में दर्द है, मैं आपको दवाइयाँ दे दूंगी, लेकिन बच्चा कह नहीं सकता है कि उसे क्या हो रहा है। लेकिन फिर ऐसे हालात कुछ हो गए कि मैं गायनेक में आ गई, और वो जो रूटीन गायनेक वर्क, डिलीवरीज, अबॉर्शंस, ट्रीटमेंट, ये वो मुझे नहीं जाना। गायनेक में आके देखा कि कुछ अलग से हट से करना है, और तभी वर्ल्ड की पहली IVF बेबी पैदा हुई थी
78 में। तो तब से मैंने ले लिया कि नहीं, करना तो यही है, पहले डिग्री हासिल करेंगे, उसके बाद उस फील्ड में जाएंगे। 78 में जब आपने जाना कि वर्ल्ड में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई है, तो उसके बाद आप डिटरमिन थी कि ये हिंदुस्तान में सबसे पहले आप इसे करना चाहेंगे, और 8 साल लगे आपको इस फील्ड में आने में। पहले तो ये पद्धति कैसे होती है, क्या क्या चाहिए, कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या सुविधा, ये कुछ पता नहीं था। और तब से मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, जिससे पता चला कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये किस किस चीज़ों की ज़रूरत होने के बाद आप किसी को कह नहीं सकते भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये करना है, क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया थी। तो ये कहाँ उपलब्ध है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ ये चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ऐसे तो नहीं था कि हर एक छत के नीचे सभी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो, लेकिन जब ये पूरी जानकारी मिली उसी को ही काफ़ी टाइम लग गया। और अभी आप देखेंगे कि जैसे किसी और भी कोई चीज़ करनी है तो अब्रॉड जाते हैं, सीख के आ जाते हैं, चीज़ें खरीद के लेके आते हैं और शुरू। मैं इसके लिए कहीं अब्रॉड गई नहीं सीखने के लिए, मैंने कभी देखा नहीं था कि वो स्त्री बीज या इंसान का बीज कैसे दिखता है, ये तक मुझे पता नहीं था। तभी जब इंफॉर्मेशन मिली और पता चला कि ये चीजें ये लेबोरेटरी में अवेलेबल है, तब उनको अप्रोच करना शुरू किया और कहा कि मुझे इस तरह से करेंगे और आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। फिर वो अपने सुपीरियर से परमिशन लेंगे, मेरे सुपीरियर से परमिशन लेना कि मैं वहाँ जा सकती हूँ कि नहीं, इसमें ही काफी टाइम जाता है। तो ये सब तैयारी करने ते ही मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए। और शुरू तो 80, 82, 83 में हुआ। उसके बाद एक्चुअली ये प्रक्रिया मैं कहूँ किसी स्त्री को, देखो मैं ये तुम्हारे में कर रही हूँ, वो भी अनएथिकल होता है, उसके लिए भी जरूरत, तो आपको उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जो हमने एनिमल्स में करना शुरू किया। और 84 एंड में पता चला कि ये एनिमल में हो सकता है, तभी जाके सुपीरियर की परमिशन लेके, डीन की परमिशन लेके, डायरेक्टर की परमिशन लेके हमने स्त्रियों में शुरू किया। और तभी उनको एक्सप्लेन करना कि देखिए ये हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इसमें आपको ये तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी या ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, उनको बता के करना काफ़ी मुश्किल था। और तभी जाके 86 में 6 अगस्त में फर्स्ट साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड, मैं ये वर्ड ज़रूर यूज़ करना चाह रही हूँ, कि जिसमें हमने एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप कॉपी करके, डॉक्यूमेंट करके, पिक्चराइज करके रखी है कि अगर कल आप मुझे पूछे कि ये सचमुच टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा सकूंगी, जिसको कहते हैं साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट IVF पे। हर्षा आज 20 साल उम्र होगी, 86 में बॉर्न हुई थी, तो जी हाँ। पहली किलकारी जब उसने ली थी तो कैसा लगा? डिलीवरी तो 4:10 में हुई थी। और जब मैंने उसको डिलीवरी की, मेरे लगता है कि 2-3 न्यूज़पेपर में इसका फ़ोटो भी है कि बच्ची मेरे हाथ में है। ऑपरेशन के टाइम जब ऑपरेशन हो रहा है और मेरी आंखें बंद है और मेरा सर ऊपर है और बच्ची मेरे हाथ में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेरे मन में हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लगा कि ये कोई चमत्कार है जो ऊपर वाले ने मुझे कारण समझकर मुझे उसका वो दे के इस दुनिया में भेजा। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये कोई मैं शब्द में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन दैट वाज अ मोमेंट जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आप इस फील्ड में एक लंबे समय से हैं, और कोई भी व्यक्ति जब बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करता है या बढ़ता है तो उसके रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आती हैं कि यही क्यों पहले, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? देखिए, ये हर एक का देखने का अंदाज होता है। ऐसी मुश्किलें तो हर एक को आती है। आपको अगर टाइम पे पहुंचना है तो धक्का धुक्की करके आप ट्रेन में भी जाते हो, कोई आपको बाहर खींचता है, किसी को आप धक्के देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर इसको आप बड़ा समझ के, मुश्किलात समझ के बैठ जाएंगी तो वो बहुत बड़ी लगेंगी। लेकिन ये तो होना ही है, हमेशा थोड़ा बहुत मुश्किल तो आता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इन मुश्किलों को कभी मैंने निगेटिव या कभी ये आएंगी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी इस तरह से कभी नहीं सोचा। हर एक मुश्किल ने मुझे थोड़ा कुछ सिखाया ही कि ये जो मुश्किल है, इसको पार करने के लिए आपको इस तरह का रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो तभी तो मुझे कुछ मन में भी नहीं आया था कि ये कोई आदमी मुझे पीछे खींच रहा है या मुश्किलें, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप उसको नेगेटिव मत समझ के पॉजिटिव समझे। यदि आप अपने ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट को ढूंढती हैं इस सफलता के इस मुकाम पर आने के बाद, तो आप क्या याद करेंगी? ऐसे कोई एक टर्निंग पॉइंट या एक दिन या एक घटना तो नहीं हो सकती है। जब जब कोई मुश्किल आई उसने मुझे और मजबूत कर दिया कि नहीं, करना तो है, ऐसे घर पे बैठना नहीं है।
अगर आप मेरा पहले की मेरी ज़िंदगी देखेंगे तो रातों रातों भर मैं लेबॉर्ट्री में सोई थी। वो जो अपना राइटिंग टेबल होता है ना, वहाँ सोती थी। देखने के लिए अगर मैंने बीज और स्पर्म अंदर जो रखे हैं, वो मशीन बंद तो नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जाएगी, उसका टेम्परेचर तो कम नहीं हो जाएगा। और इस टाइम पे मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वो कभी मुझे इम्पोर्टेंट लगी ही नहीं, कभी नहीं लगी। चलो एक रात गई, अच्छा लगा, चलो एक दिन गया, कल इतना, तो वो देखने में चलो एक रात तो गई ना, अभी प्रोग्रेस कैसे हुआ, वो देखने की जो मेरी तमन्ना या इच्छा थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी। और देखने के बाद अगर वहाँ पर वो जो मैं देखना चाहती थी वो दिखाई दिया, तो बस आगे बढ़ने की और जिद आ जाती है। आपके ऑपरेशंस हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों को सलाह मशवरा भी देने में आपका समय जाता है, फिर सेमिनार्स हैं, ट्रैफिक है और घर है। इतने सारे व्यस्तताओं में आप बाकी के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं, अपने खुद के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? मैं तो समझती हूँ कि मेरा काम ही भगवान है, वो ही मेरी पूजा है। लेकिन जब जब टाइम मिलता है मैं अपने लिए भी ज़रूर निकालती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का, म्यूज़िक सुनने का, और मैं सितार बजाती हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ। ऐसी मान्यता होती है कि जो चिकित्सक होते हैं ख़ास तौर से, वो बहुत परहेज़ वगैरह करते हैं खान पान से, बहुत ये लेना वो नहीं लेना, ये डाइट होनी चाहिए। ऐसा कुछ आपके साथ भी जुड़ा हुआ है? वैसा तो कुछ नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। मैं तो लार्सन गार्लिक वाट के भी नहीं खाती हूँ और एंजॉय माई फूड। और ऐसे कोई लिमिट्स नहीं है कि इतने बजे ही खाना, यही खाना, ये नहीं खाना, ऐसा कुछ। एज लॉन्ग एज इट्स प्योर वेजिटेरियन और साफ़ सुथरा खाना। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड एक माँ की आंख में आने वाले वो खुशी के आंसू या वो तृप्ति के आंसू हो सकते हैं जो उनकी गोद भरने से पैदा हुए। फिर भी एक आपके नाम पे डॉक्टर साहिबा अवार्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी, जिसे पढ़ेंगे तो शायद बहुत लंबा समय चले जाएगा। धन्वंतरी अवार्ड, यंग इंडियन अचीवर अवार्ड, लायंस क्लब ने आपको हर जगह सम्मान से नवाजा है। एक जिक्र यहाँ मैं करना चाहूँगा कि करीबन 58 साल की एक महिला को आपने औलाद दी है, और मेनोपॉज के बाद भी अगर इस तरीके से संभव है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है। क्या आप उसे याद करेंगी? ये सचमुच ही एक यादगार केस था। एक लेडी जो मेरे कंसल्टिंग रूम में आई, जिसकी उम्र 57-58 थी, उसकी जब उम्र 17-18 साल की थी तभी उनके माँ बाप का देहांत हो गया कार एक्सीडेंट में। और ये सबसे बड़ी लड़की थी उस फैमिली की। उसके एक भाई और 2 बहनें थे। उसने अपने फादर का बिज़नेस संभाला, तीनों भाई बहनों को बड़ा किया, उनकी शादी की, उनको जॉब दिलाया, और जब उसकी उम्र 58 तक आई तभी उसको आया कि मैं तो अपने लिए कुछ नहीं किया। तभी वो हमारे पास आई और कही कि मुझे बच्चा चाहिए। उसने शायद तभी शादी भी नहीं की थी। तो मैंने कहा अभी बच्चा तो नहीं हो सकता है। बोलता नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड है, वो भी मेरी राह ही देख रहा है कि जब मैं कहूँ उससे मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। तो उनकी शादी हो गई और फिर वो मेरे पास आए कि उन्हें बच्चा चाहिए, और एक ही अटेम्प्ट में उनको बच्चा हो गया। उनको ट्विंस हुए हैं। अभी वो दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो गए, एक लड़का एक लड़की। वो जब जब उनका बर्थडे होता है तो मुझे ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं बर्थडे का, कि ये बर्थडे हम हमेशा आपके नाम से मनाते हैं। लेकिन उनका वो कार्ड देख के जो खुशी होती है, वो बच्चों के फ़ोटो देख के जो खुशी होती है, शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा कि किस तरह की वो खुशी है। बिकॉज ऑफ दिस साइंस, बिकॉज ऑफ एडवांसेस इन दिस, शी कुड हैव हर 2 चिल्ड्रन। आपके नाम के सामने तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। हर एक अवार्ड एक अपने आप में कुछ और दिलासा या कुछ और करके दिखाने की चुनौती होती है। जब हमें अवार्ड मिलता है तो हम यही कहते हैं कि इस अवार्ड का हम इस तरह से उपयोग करें कि इससे ऊपर उठें, कि जो इसने हमें अवार्ड दिया है उसको भी खुशी हो कि जी हाँ, हमने इनको अवार्ड दिया, उनका भी बड़प्पन हो जाए। तो उस अवार्ड के बाद हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला हुआ करती है, तो एक इतनी सफल महिला के पीछे किसका हाथ है? मेरी सफलता के पीछे 2 महिलाएं हैं। एक तो मेरी माँ जो अभी नहीं रही है। आप समझ लीजिए कि जब मैं लेबॉर्ट्री में रहती थी, सोती थी, तब मेरी माँ मुझे राह देखती कि वो अब आएगी, जो करता है वो अच्छा ही होता होगा। वो अपने आप में एक मेरी प्रेरणा थी। और सुबह में उठ के जब मैं उनको फ़ोन करती थी कि मम्मी ये अच्छा हुआ, ये नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं बेटा,
हो जाएगा करके आप फिर प्रयत्न करिए। तो उनकी सफलता या उनकी प्रेरणा या उनका जो हाथ था मेरे पीछे वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये सबसे बहुत दुखद है कि जब मेरी फर्स्ट आईवीएफ बेबी पैदा हुई तभी वो नहीं थी, और दूसरी मेरी एक दोस्त है जिनका नाम है कुसुम जवेरी, वो हमेशा मेरे हर एक प्रयोग में पीछे रहती थी, मेरे साथ रहती थी। लेकिन जैसे कि वो केईएम हॉस्पिटल में अटैच नहीं थी तो उनका नाम कहीं भी नहीं आया, लेकिन मैं उनको भी कभी भूल नहीं पाऊंगी। वो अभी भी मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं। क्लोन कल्चर के बारे में हम बात करें, आप ह्यूमन क्लोन के भी पक्ष में हैं। क्लोनिंग के बारे में तो आप बहुत प्रकार के क्लोनिंग है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग है। अगर आप थेराप्यूटिक क्लोनिंग चाहेंगे तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस क्लोन से आगे की कई बीमारियों का हल मिल जाता है। अगर आप रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग चाहेंगे कि एक ही तरह के इंसान या कोई भी पैदा करें तो उसके बरखिलाफ हूँ मैं, लेकिन थेराप्यूटिक क्लोनिंग आई थिंक एनकरेज करना चाहिए और वो होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, इसकी सफलता होनी चाहिए। भारतीय चिकित्सा का जो स्तर है ये विश्व में आप कहाँ पाती हैं? वैसे देखा जाए तो वैसे कहीं हम लोग किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है, लेकिन वो जो बैकग्राउंड होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये उतना अच्छा नहीं है जितना और देशों में है। इसको इतना अच्छा एनकरेज नहीं किया जाता है जो और देशों में एनकरेज किया जाता है। अपने पास ब्रेन है, अपने पास इंटेलिजेंट है, अपने पास पैसा भी है, लेकिन वो ऐसे ढंग से नहीं हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम किसी और कंट्री के कंपैरिजन में आ जाएं। लेकिन इतना भी पीछे नहीं है जैसे हम सोच सकते हैं। थोड़ा बहुत काफी फील्ड में हम आगे हैं, काफी फील्ड में छोटे हैं, लेकिन साइंस में अभी हम थोड़े पीछे हैं। क्या कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी बाकी है या समाज के काम आए? सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जो हम ये चिकित्सा करते हैं उसकी कॉस्ट इतनी कम आनी चाहिए जैसे कि हर एक कॉमन मैन या हर एक इंसान उसका फायदा उठा सके। डॉक्टर हिंदुजा, चलते चलते आपका कोई संदेश? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, जिस दंपतियों को बच्चा नहीं या बांझपन से उनकी जिंदगी थोड़ी सी दुखदायक हो गई है, आप जरूर प्रयत्न करिए, इन सब टेक्निक का फायदा जरूर उठाइए। अगर उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो वो जिंदगी का अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा न होना जिंदगी का अंत हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत जीने लायक है। आप अपना अटेंशन या अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी कोई बुरा नहीं है जीवन अगर बच्चा ना हो तो। लेकिन ऐसा मत समझिए कि आपके जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ऊपर वाल की मेहरबानी होगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बंद रास्तों की अड़चनों को हटाकर बहुतों को मंजिल तक पहुंचाने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने। आज उन्हीं की काबिलियत और अथक परिश्रम के कारण बहुत सी सूनी गोद आबाद हो चुकी हैं। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं। तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं। कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे। दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या